अब अंतिम गत्ते के छिद्र से मोमबत्ती की लौ को देखिए। अब आपको मोमबत्ती की लौ दिखाई नहीं देगी। ठीक है, जब आप एक जो गत्ता है जिसका छेद आपने कहीं और बना दिया था, फिर आप अगर उससे देखेंगे तो लौ आपको दिखाई नहीं देगी। इससे निष्कर्ष क्या निकला? सिद्ध होता है कि प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश की किरण, जिस सरल रेखा में प्रकाश गति करता है उसे प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक है, प्रकाश किरण किसे कहेंगे? जिस सरल रेखा में प्रकाश गति करेगा। समानांतर किरण पुंज, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। एक समानांतर किरण पुंज एक दूसरे के समानांतर रूप से गतिशील प्रकाश की किरणों का समूह होता है। एक समानांतर किरण पुंज क्या होता है? एक दूसरे के समानांतर रूप से गतिशील प्रकाश की किरणों का समूह होता है। अभिसारी किरण पुंज, विभिन्न दिशाओं में आने वाली तथा एक बिंदु पर मिलने वाली प्रकाश की किरणें के समूह को अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। यानी जो सभी दिशाओं से आएंगी और एक बिंदु पर मिलेंगी। ठीक है, यानी इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है, यहाँ पर मिल रही है, वो आपकी अभिसारी किरणपुंज कहलाएगी। अपसारी किरणपुंज, एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में बिखरने वाली प्रकाश की किरणों के समूह को अपसारी किरणपुंज कहते हैं। यानी एक बिंदु से निकल के इधर गई, एक ही बिंदु से जो फैलेंगी उनको अपसारी किरणपुंज कहेंगे। एक बिंदु पर आके मिलेंगी उनको अभिसारी किरणपुंज कहेंगे। एक बिंदु से जो फैलेंगी उनको अपसारी किरणपुंज कहेंगे। प्रकाश का स्रोत सभी दिशाओं में प्रकाश छोड़ता है। दृश्य विकिरणों की गति की दर को दीप्त फ्लक्स कहते हैं। भाई प्रकाश जो होगा वो सभी दिशाओं में तो अपना प्रकाश छोड़ेगा, ये थोड़ा ना कि एक ही दिशा में छोड़ देगा। हाँ, अगर आप एक तरफ कुछ रख देंगे तब वहाँ प्रकाश नहीं जाएगा, नहीं तो जो प्रकाश है वो जो है प्रकाश स्रोत सभी दिशाओं में अपने प्रकाश को फैलाएगा। किसी प्रकाश स्रोत द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल के प्रति सेकंड छोड़े गए प्रकाश की जितनी अधिक मात्रा होती है उसकी दीप्त तीव्रता भी उतनी ही अधिक होती है। अब आता है पारदर्शक, पारभासक तथा अपारदर्शक वस्तुएं। जिन वस्तुओं में से प्रकाश की किरणें पूर्णतः गुजर जाती हैं उन्हें पारदर्शक वस्तुएं कहते हैं, जैसे कांच, वायु, शुद्ध जल आदि। ठीक है, आपने देखा होगा कांच है, हवा है, जल है, इसमें से प्रकाश गुजर जाता है, तो ये आपके पारदर्शक वस्तुएं हो गई। जिन वस्तुओं में से प्रकाश केवल आंशिक रूप से ही गुजर पाता है उन्हें पारभासक वस्तुएं कहते हैं, जैसे टूटा हुआ कांच, चिकना कागज, मोमी कागज, ट्रेसिंग कागज आदि। इनमें से आंशिक रूप से निकलता है यानी थोड़ा, तो ये पारभासक होती हैं। और जिन वस्तुओं में से प्रकाश बिल्कुल नहीं गुजर पाता वे अपारदर्शक वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे ईंट, लकड़ी, धातु, गत्ता आदि। ठीक है, आप बल्ब के आगे कोई लकड़ी रख दो तो जितनी जगह में वो लकड़ी होगी उतनी जगह में प्रकाश नहीं जाएगा, तो ये अपारदर्शक वस्तुएं कहलाएंगी। अब देखिए फिर अब आता है परछाइयाँ। प्रकाश के मार्ग में किसी अपारदर्शी वस्तु के आ जाने से उसके पीछे बने अंधे कक्ष नेत्र को परछाई अथवा छाया कहते हैं। आप यहाँ एक बल्ब जल रहा है, आपने यहाँ पर कोई वस्तु रख दी, ठीक है, तो इधर क्या होगा, उसकी परछाई बनेगी, वही चीज़ ये बता रहे हैं। अपारदर्शक वस्तुएं गहरी नीली, पारभासी वस्तुएं हल्की काली परछाइयाँ बनाती हैं, जबकि पारदर्शी वस्तुओं से प्रकाश आर पार हो जाता है और कोई परछाई नहीं बनती। ठीक है, अगर आप कोई शीशा रख देंगे उसके आगे तो उसकी परछाई नहीं बनेगी क्योंकि प्रकाश आर पार निकल गया। सूर्य चंद्रमा के प्रकाश के साथ गति करते हुए हमारी परछाई भी साथ साथ गति करती है, सबने आपने देखा ही होगा। परछाई बनने के लिए प्रकाश के स्रोत, अपारदर्शक वस्तु तथा पर्दे अथवा धरातल का होना आवश्यक है। किस किस चीज़ का होना आवश्यक है? एक तो प्रकाश के स्रोत का होना और अपारदर्शक वस्तुएं हों, ठीक है, जिसके अंदर से प्रकाश ना गुजर पाए, और धरातल यानी जमीन या कोई भी चीज़ होनी जरूरी है। किसी परछाई का आकार तथा प्रकृति निम्न बातों पर निर्भर करती है। प्रकाश के स्रोत अथवा वस्तु के आकार पर, ठीक है, जैसा प्रकाश का स्रोत जैसा होगा वस्तु का आकार जैसा होगा। प्रकाश के स्रोत तथा वस्तु के बीच की दूरी पर भी निर्भर करता है। अतः परछाई सदैव प्रकाश के स्रोत की दिशा के विपरीत दिशा में बनती है। इनमें से किसी का भी स्थान बदलने से परछाई भी अपना स्थान बदल देती है। प्रकाश के स्रोत, वस्तु तथा पृथ्वी के तल के बीच का कोण बदलते रहने के कारण सूर्य के प्रकाश में भिन्न भिन्न समय पर बनने वाली परछाइयों की लंबाइयाँ भी भिन्न भिन्न होती हैं। प्रातःकाल सूर्य के प्रकाश में सभी परछाइयाँ बहुत अधिक लंबी होती हैं। दोपहर तक परछाइयों की लंबाई घटती रहती है तथा दोपहर को वस्तु की लंबाई सबसे कम होती है। दोपहर के बाद सूर्यास्त होने तक परछाइयों की लंबाई पुनः बढ़ने लगती है ना बेटा। ये तो सब आप लोगों ने देखा ही होगी, सुबह के टाइम जब
सूरज की रोशनी पड़ती है तो हमारी परछाई सबसे ज़्यादा लंबी होती है। दोपहर के टाइम में थोड़ी घट जाती है, और दोपहर को वस्तु की जो लंबाई है वो सबसे कम हो जाएगी, क्योंकि सूरज सीधे ऊपर होता है, और दोपहर के बाद जब सूर्यास्त हो रहा है तब उसकी लंबाई फिर बढ़ने लगती है। अब आया प्रच्छाया। परछाई के घने काले भाग को प्रच्छाया कहते हैं। जो परछाई का घना काला भाग होता है वो प्रच्छाया कहते हैं, और उपछाया परछाई के हल्के काले भाग को उपछाया कहते हैं। अब आते हैं ग्रहण। अंतरिक्ष में पृथ्वी, चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों की परछाइयाँ बनती रहती हैं, परंतु हमें ये परछाइयाँ दिखाई नहीं देती। ये परछाइयाँ हमें तभी दिखाई देती हैं जब ये किसी अपारदर्शक ठोस वस्तु या धरातल पर पड़ती हैं। ग्रहण इनकी परछाइयों के परिणाम है। ठीक है, किसी भी एक आकाशीय पिंड का पूर्ण अथवा आंशिक रूप से किसी अन्य आकाशीय पिंड की छाया में आना ही ग्रहण कहलाता है। हमें उनकी छाया कब दिखाई पड़ती है? जब ग्रहण पड़ता है। ग्रहण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? चंद्र ग्रहण होता है और सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं चंद्र ग्रहण के बारे में। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, सबको पता है आप लोगों को, तथा चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। घूमते घूमते पूर्णिमा के दिन पृथ्वी सूर्य तथा चंद्रमा के बीच में आ जाती है। ठीक है, पृथ्वी कहाँ आती है? सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। इस स्थिति में चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देता। वह तभी दिखाई देता है जब वह पृथ्वी की छाया से बाहर निकल आता है। इसे चंद्रग्रहण कहते हैं। जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आती है तब चंद्रग्रहण पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं हम सूर्य ग्रहण पर। जब अमावस्या वाले दिन, चंद्रग्रहण कब होता है? पूर्णिमा वाले दिन, और सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या वाले दिन। जब अमावस्या वाले दिन सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। ठीक है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही सीध में आ जाएंगे तो क्या होता है? चंद्रमा की छाया हमारी पृथ्वी पर पड़ती है, और पृथ्वी के छाया वाले क्षेत्र में खड़े होने पर सूर्य का भाग हमें दिखाई नहीं देता। ठीक है भाई, जब सूर्य का जो भाग दिखाई नहीं देगा तभी तो हमें सूर्य ग्रहण पता चलेगा, जो चंद्रमा द्वारा ढक दिया जाता है। सूर्य की यह स्थिति सूर्य ग्रहण कहलाती है। अब आता है आपका प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश किसी धरातल से टकराकर वापस चला जाता है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। भाई प्रकाश आया, ये कोई एक धरातल है हमारा, इससे टकराया और वापस चला गया, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब आता है असमान धरातल से प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश की बहुत सी किरणें जब किसी असमतल अथवा खुरदरे धरातल पर टकराती हैं तो वे भिन्न भिन्न दिशाओं में परिवर्तित हो जाती हैं। जो हमारा धरातल है वो एक तो असमतल है यानी ऊंचा नीचा और खुरदरा भी है, तो वो क्या करेंगे? भिन्न भिन्न दिशाओं में परिवर्तित हो जाएंगी प्रकाश की किरणें। ऐसा परिवर्तन अनियमित परावर्तन अथवा वित्तीय परावर्तन कहलाता है। प्रकाश के इस परावर्तन के कारण ही हम अपने चारों ओर विद्यमान वस्तुओं को देख सकते हैं। असमतल धरातल से टकराकर प्रकाश की किरणें विभिन्न दिशाओं में बिखर जाती हैं। असमतल धरातल वाले दर्पण में हमें धुंधले प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। अब आता है आपका सेकंड, समतल तथा चिकने धरातल से प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश का कोई समांतर किरण पुंज किसी समतल तथा चिकने धरातल से टकराता है, ठीक है, समतल है वो, वहाँ बिल्कुल भी उबड़ खाबड़ नहीं और चिकना है, तो यह पूर्णतः समांतर रूप से ही एक निश्चित दिशा में वापस चला जाता है। ठीक है, उसमें क्या था? समतल वाले में तो वो विभिन्न दिशाओं में चला गया, इसमें क्या होगा? समांतर वाले में एक निश्चित दिशा में जाएगा वो वापस। यह परावर्तन नियमित परावर्तन कहलाता है। एक समतल तथा चिकने दर्पण में नियमित परावर्तन के कारण ही स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में कैसा बनेगा? आपका जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा? आपका स्पष्ट बनेगा। अब आपका आता है परावर्तन के नियम। फर्स्ट आता है आपतित किरण। प्रकाश की किरण जो प्रकाश स्रोत से निकलकर किसी धरातल से टकरा जाती है आपतित किरण कहलाती है। ठीक है, जब धरातल से के पास जो आएगी, जो किरण आई वो आपतित किरण हो गई। अब आता है आपतन बिंदु। धरातल का वह बिंदु जहाँ प्रकाश की किरण आसानी से धरातल से टकराती है आपतन बिंदु कहलाता है। यानी जहाँ पर प्रकाश आके टकराएगा, जहाँ पर प्रकाश आया वो बिंदु क्या कहलाएगा? आपका आपतन बिंदु कहलाएगा। ये आपकी आपतित किरण कहलाएगी। आपतन बिंदु पर अभिलंब। चिकने तथा समतल धरातल के आपतन बिंदु से खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। ये आपका अभिलंब कहलाएगा। ठीक है, ये वाली जो लाइन है ये आपकी अभिलंब है। अब आता है आपतन कोण। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण यानी ये, ठीक है, और अभिलंब के बीच जो कोण बना ये आपका आपतन कोण कहलाएगा, ये वाला।
अब है परावर्तन कोण। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण कौन सी है? ये तो आपतित है, ये परावर्तित है। ठीक है, तो ये वाला जो कोण है ये आपका कहलाएगा PON, ये आपका कहलाएगा परावर्तन कोण। अब परावर्तन के दो मुख्य नियम हैं। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होंगे। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। भाई देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये है ना, तीनों एक ही तल पर तो हैं। परावर्तन की ये नियम समतल तथा गोलाकार दोनों प्रकार के दर्पणों पर समान रूप से लागू होते हैं।